और आप देख रहे हैं न्यूज UNI। तो चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पर। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स हैं अगर वो PNG पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी CGD कंपनीज के साथ मीटिंग की। इसके अलावा PNGRB ने भी एक एडवाइजरी इशू की। हमारी CGD कंपनीज लाइक IGL, MGL, गेल इंडिया और BPCL ये सारी कंपनी जो भी उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव घोषित किए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने कल सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी भी पाइपलाइन ले करने की परमिशंस वहाँ पेंडिंग हैं उन्हें डीम्ड अप्रूवल दे दिया जाए। जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको 24 घंटे के अंदर अप्रूव किया जाए। इसके अलावा रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस जो राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी लेवी करती है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। वर्किंग आवर और वर्किंग सीजन में रिलैक्सेशन दे दिए जाए और एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और वर्क्स फास्टर एग्जीक्यूट हो सके। LPG के संबंध में मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है। इसके अलावा LPG सप्लाईज सिलेंडर्स की डिलीवरी सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह ही हो रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आज की तारीख में लगभग 94% बुकिंग सिलेंडर्स की ऑनलाइन ही हो रही हैं। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड में भी इम्प्रूवमेंट है और अब यह 76% है। सो देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑल्सो। कमर्शियल LPG सप्लाईज जो कि शुरू में एकदम बंद थी, बाद में पार्शियल रेस्टोरेशन हुआ और जो सिलेंडर्स विभिन्न राज्य सरकारों के और यूनियन टेरिटरीज के डिस्पोजल पर रखे गए वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बहुत सारी सरकारें जैसे बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड इत्यादि ने ऑलरेडी नॉन डोमेस्टिक LPG के एलोकेशन ऑर्डर्स भी इशू किए हैं। केरोसिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्वार्टरली एलोकेशन के साथ साथ लगभग 48,000 KL केरोसिन हाउस होल्ड यूज के लिए एडिशनल एलोकेशन किया गया था। इसके संबंध में सभी राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसी क्रम में कई राज्य सरकारों ने जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरलम, तमिलनाडु, UP, गुजरात और कर्नाटक ने SKO एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और LPG कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत अहम है और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई और मॉनिटरिंग के लिए उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। भारत सरकार ने 13 तारीख को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सरकार से अनुरोध किया कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड इंस्पेक्शन और सरप्राइज इंस्पेक्शंस के लिए आदेश दें। इस क्रम में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर लिए हैं और इनफैक्ट कई सारी सरकारों ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी
मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एटसेट्रा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज़ का सेटअप नहीं हुआ है, वहाँ पर हमारी उन सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मॉनिटरिंग कमेटीज़ को जल्दी से सेटअप करें। एनफोर्समेंट एक्शन के बारे में अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। I will just share some examples with you. Like दिल्ली में कल लगभग 600 सिलेंडर सीज किए गए हैं। इसी तरह यूपी में पिछले कुछ दिनों में लगभग 450 इंस्पेक्शंस और रेड हुई हैं, 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 564 रेड हुई हैं, FIR हुई है, अरेस्ट भी हुआ है। केरला में लगभग 1000 रेड और इंस्पेक्शन हुई हैं और डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर सीज हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1200 रेड्स हुई हैं और लगभग 1800 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं और लगभग 2500 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें और LPG सिलेंडर की डिलीवरी उनके घर पर होगी। पैनिक बुकिंग से बचें। कल भी लगभग 70 लाख पैनिक बुकिंग रजिस्टर हुई और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल्स संभव हैं, चाहे PNG हो, चाहे इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप हो, उसका प्रयोग करें और LPG को किफ़ायत से यूज़ करें। जहाँ भी संभव हो कंजर्वेशन करें। यही हमारी आपके द्वारा सभी से अपील है। थैंक यू। Thank you. Over to you, sir, for shipping updates. धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटों में कोई सूचना नहीं है। हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। जैसा पहले भी बताया था, 22 ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। और DG शिपिंग, RPSL एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। जब से कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया है तब से 3000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल, करीब 6000 ईमेल का रिस्पांस दिया जा चुका है और पिछले 24 घंटों में 150 कॉल, 150 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स प्राप्त हुई और उनका रिस्पांस दिया गया। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। LPG कैरियर दूसरा नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे, आज रात 2:30 बजे करीब, अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे कह लें, वो कांडला पे पहुंचा और अब दोनों ही LPG कैरियर से, शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदर शिप टू डॉटर शिप, वो भी चल रहा है। पोर्ट पे वेसल मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए सारा प्रयत्न किया गया है। कल मैंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विषय में बताया था, आज मैं दूसरे पोर्ट के विषय में बताऊंगा। चिदम्बरनार पोर्ट जो VOCPA पोर्ट ट्यूटिकोरिन में है, वहां पे 90,000 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्पेस अलॉट हुआ है फॉर स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स, ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स। एक न्यूज रिपोर्ट थी आज सुबह कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे करीब 450 कंटेनर रोड पे पड़े हुए हैं, JNPA के बाहर पड़े हुए हैं, एट JNPA, आउट ऑन द रोड, नॉट इन दी
स्टैकयार्ड। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये रिपोर्ट निराधार है। कंटेनर्स जो है वो CFS में, जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, उसमें, वेयर हाउसेज में और फैक्ट्री की प्रीमिसेस में है, जो JNPA की पॉलिसी के अनुसार है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नवा शेवा पोर्ट में 1000 कंटेनर्स जो पेरिशेबल गुड्स वाले हैं, पहले 1000 पोर्ट, अभी 1000 कंटेनर्स हैं जो पहले 2000 होते थे। इसमें 2 वजह से ऐसा नंबर कम हुआ है। एक तो बैक टू टाउन जो प्रोसेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और दूसरा कुछ वेसल्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से सलाला पोर्ट या खोरफाकन पोर्ट के लिए चले गए, इससे कुछ इवैक्यूएशन हुआ है। तो ये नंबर घट के अभी 1000 हो गया है, और आज भी एक ऐसा शिप निकलेगा, तो उसे करीब 200 और भी कंटेनर कम हो जाएंगे। ये पेरिशेबल गुड्स की केवल मैं बात बता रहा हूँ। और भी अगले आने वाले करीब 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में फर्दर ये रिड्यूस होकर के नंबर घट के करीब 600 हो जाएगा, कंटेनर्स ऑफ पेरिशेबल गुड्स। और जैसा पहले भी मैंने बताया था, मंत्रालय में हम वेरी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, सेफ्टी ऑफ इंडियन सीफेयरर्स को और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड को। थैंक यू। Thank you. Over to Randeep ji for any updates. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, to update you with some of the developments in regard to Ministry of External Affairs. As you are aware, our External Affairs Minister, he visited Brussels. There he was invited by the EU High Representative and Vice President, Her Excellency Kaja Kallas, to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. At the meeting, apart from discussing India-EU ties, he and other ministers of the European Union, foreign ministers of the various countries of the EU, they discussed global challenges, particularly the situation in West Asia, including its effect on energy security. The ministers, they also underlined the need for dialogue and diplomacy to be adopted to bring an early end to this particular conflict. On the margins of the Foreign Affairs Council meeting, External Affairs Minister had bilateral meetings with EU High Representative and Vice President, Madam Kaja Kallas, and the foreign ministers of Belgium, Cyprus, Germany, Netherlands, and Slovakia. In these discussions as well, he exchanged views on latest international developments. Coming to Iran, yesterday I had told you that some 650 people, Indian nationals, students included, had crossed over from Iran into Armenia and Azerbaijan, and from there to come back home. To that figure of 650 or so, we have 50 more Indian nationals who've crossed over to Armenia, and few more in addition to Azerbaijan. Yesterday I also told you, gave you an update on 284 Indian pilgrims who had gone to Iran. They had successfully crossed over into Armenia yesterday. Of those 284 pilgrims, 130 of them will be arriving in Delhi today. On the control room situation, the MEA control room remains fully functional and supporting the needs of our Indian nationals. But I must say that the number of calls or emails have reduced significantly. For example, yesterday we received only 22 calls and 6 emails, and these were attended to. That is all that I have to give you an update on. Thank you. Thank you, Asim ji. Good afternoon. As my colleague has just mentioned, just to add to some things what he has mentioned, the Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region. The safety, well-being and security of the Indian community across the region continues to remain our highest priority. Ministry's dedicated special control room remains operational to assist and address queries from Indian nationals and their families. We remain in close touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions and posts across the region are functioning round the clock, operating 24/7 helplines, maintaining regular contact
with a large number of Indian community associations and organizations which are spread across the region, and issuing updated advisories to keep our citizens informed. They also remain in constant touch with the local governments, and we continue to render all assistance to stranded Indian nationals, students, seafarers and short-term visitors, including assistance for visas, logistical support where required, and facilitating transit arrangements. To give you an update on the airspace and flight status, since February 28th, around 244,000 passengers have returned from the region to India. In UAE Civil Aviation authorities temporarily closed the airspace early this morning, which was later reopened after a few hours. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. On March 16th, around 55 flights operated from airports in the UAE to India, and today around 70 flights are expected to operate from various airports in the UAE to destinations in India. All passengers can check revised and updated flight schedules directly with respected airlines. In case of any assistance, they can also approach our mission in Abu Dhabi and consulate in Dubai through the 24/7 helplines. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia to different destinations in India. Flights are also operating from Oman to various destinations in India. Qatar airspace remains partially open. Qatar Airways operated 3 flights to India yesterday and is expected to operate 3 flights to India today also. In Kuwait, the airspace remains closed since 28th February 2026. Special non-scheduled commercial flights by Jazeera Airways of Kuwait are expected to operate in the coming days to India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia. In Bahrain and Iraq, where airspace remains closed, transit of Indian nationals is being facilitated through Saudi Arabia. An update on the incident in Sohar city in Oman. The mortal remains of the 2 Indian nationals who unfortunately lost their lives in the incident in Sohar city in Oman have been received by the families in Jaipur today. We express our deepest condolences to the families of the deceased. The embassy remains in regular contact with the hospital authorities and the company to monitor the condition of the injured Indian nationals. None of the Indian nationals are reported to be seriously injured. On the Seaface Vishnu, which was the incident which took place off the coast of Iraq in Basra, our mission team is on ground to assist for the early return of the 15 Indian crew members of Safe Sea Vishnu, who were safely evacuated and are currently residing in a hotel in Basra. They are also coordinating with the concerned Iraqi authorities for early repatriation of the mortal remains of the Indian national who unfortunately lost his life in the incident. We will keep you updated on the Safe Sea Vishnu incident also. And to conclude, just to mention that 5 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 is missing in earlier incidents. The mortal remains of 2 Indian nationals from Oman have arrived in India today. Our missions in Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for the early repatriation of mortal remains of the 3 other deceased Indian nationals after completion of requisite formalities. Thank you. Thank you. Senthil, you'd like to add? Okay. Now, questions. We'll take questions row-wise. I think we can go first row. 161, 127 and 239. This is Gauri Dwivedi from NDTV. My question is that there are conflicting reports coming in about whether or not there is clarity on future shipments. There are some reports indicating that it's a case-by-case approval, and there are some that indicate that India has been able to achieve safe passage for its shipments. If you could give visibility on that, and what's the next shipment that's likely to arrive? First row, please. And then there are also 39 and 234. Sapna Das from NDTV. 2 to 3 questions. So, Iran demanding release of 3 tankers in return for safe passage of Indian flag vessels. Why does, how does the government, what does the government have to say on this? I think whether it's correct or not. Also, what's the update on the remaining LPG and crude carrying vessels, which are still west of Hormuz?
In terms of LPG, against 55 lakh cylinders dispersed every day, what's the disbursement currently? And if possible, what are the current under-recoveries of OMCs on LPG and petrol, diesel, if any? Thank you. Sir, I'm Deepak this side. I have two questions for Sinha sir. One thing is that both the ships have come and those will be discharging. After that, those are also supposed to go back. So what is the schedule of these ships going back? And today morning, Minister and you all, I think, talked to the crew members. Any kind of feedback that you got from these people? And are they again ready to go back when they can? We'll take questions from the first row. Yeah, 234 and 39 also, please. Yeah. Hi, Sukal from the Indian Express. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, is the LPG stock situation, getting worse by the day? Because till last week you only mentioned about, people who can switch to PNG should switch to PNG, but for the first time today you've mentioned induction plates and, cookers as well. Also, I wanted to understand in terms of the SKO allocation, although you've already provided some information, but do we have consumer level data on whether there is an uptake in offtake at the retail or the consumer level as far as SKO is concerned? Thank you. My question is also addressed to Sujata ji. So just carrying on from what Sukal asked, my questions are two. One, you mentioned about the panic booking for LPG, which you said yesterday were 70 lakhs. Are you seeing a declining trend there? That is the first question. And the second question is, you said government and the CGD operators are facilitating switch of LPG commercial customers into PNG. How many LPG commercial customers have been converted into PNG so far? We can start with Sujata ji. So, as far as the panic booking is concerned, there is a downward trend. So panic booking जो हमारे पास अभी डाटा है, I think the peak was on 13th when we have more than 88 lakhs booking, refill booking. So 13 तारीख को लगभग 89 लाख refill booking था और अब उसके बाद downward trend हमें दिख रहा है. कल ये लगभग 70 लाख के करीब के आसपास बुकिंग था. So that is one. There was a question on the cylinder distribution. So cylinder distribution के अंदर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि I mean it depends on the booking and it has been variable on certain days. It has been in the same range. ये उसी range में LPG का distribution refill distribution हो रहा है जैसा कि पहले हो रहा था. किसी दिन in fact on 13th it was record high around more than 62 lakh 50,000. On 14th it was 60 lakhs. So sometime it is 50 lakhs, sometime it is more, but it has not reduced. So I think I have answered this question. As far as the under recoveries of OMCs are concerned, these are board driven companies and this data is not available with us. LPG situation is not worse. I think with this data I have given you the answer. The situation is a matter of concern for us, चिंताजनक है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कह रही हूँ कि हम domestic consumers को जो supply पहले दे रहे थे वही अब दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही we have to look for all the options of alternate energy available. इसी क्रम में ये बात कही गई थी. SKO allocation भारत सरकार करती है for states. स्टेट के लेवल पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट करती है और कंज्यूमर डाटा इज आल्सो अवेलेबल विद देम. थैंक यू. सेफ पैसेज होगा, एक बंच में जाएंगे, बैच में जाएंगे या ऑल टुगेदर जाएंगे, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. दूसरा जो आपने सवाल पूछा,
कि जो हमारे 2 LPG कैरियर्स आए हैं उनके क्रू के साथ, जो उनकी नाविक दल है उनके साथ आज हमने इंटरेक्शन किया था, वीडियो फैसिलिटी के माध्यम से किया था। माननीय मंत्री जी ने भी उनको संबोधित किया। आपको मैं इस मंच पे ये भी बता दूं कि हम लोग अपने नाविकों पे बहुत गर्व करते हैं और पूरे दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भारतवर्ष के जो नाविक हैं वो अपनी दक्षता के लिए, अपनी कुशलता के लिए माने जाते हैं। और हमारे जो नाविक हैं वो करीब 3,18,000 हैं एक्टिव एट एनी पॉइंट इन टाइम। जो एक्टिव होते हैं वो करीब 3,18,000 हैं। इसमें से करीब 90% नाविक विदेशी जहाज़ों पे एम्प्लॉयड होते हैं। इसकी वजह यही है कि वो अपनी कुशलता, दक्षता, अपनी शिक्षा, अपनी एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। तो आज का जो इंटरेक्शन था वो हमको उनसे जानने से ज़्यादा उनको एप्रिशिएट करने का, उनकी प्रशंसा करने का, उनको धन्यवाद देने का और उनके मनोबल को बढ़ाने का था। दोनों क्रू अलग अलग जगह पे हैं, एक यहाँ पे था मुंद्रा में और दूसरा एक दूसरी जगह पे था, बट दोनों ने, सभी लोग यूनिफॉर्म में थे और बहुत ही फ्रेश थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने जो उनके नाविक दल के जो कैप्टन थे या जो मास्टर ऑफ द शिप थे उन्होंने सभी की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया। So very quite happy. You had a question regarding reports about, the exchange bit. So on that, let me tell you that this report is baseless. There has been no discussion, let me underline this, there has been no discussion between Indian and Iranian authorities of this nature. I would also like to say that in any case, the 3 vessels that you referred to are not Iranian owned. Neither there are any Iranian crew on these vessels. Also would like to say that they are not tankers, they are vessels. Thank you. Now we'll take questions from the second row. 46, 22, 25, 188, 76, 190. मैम पीपीसीए का डाटा कह रहा है कि इस बार जो मार्च में है एलपीजी कंजप्शन में 17% की कमी आई है। तो इफ यू कैन एलैबोरेट व्हाई दिस कंजप्शन हैज बीन गॉन डाउन, बिकॉज पीपीसीए डाटा इज सेइंग एलपीजी कंजप्शन हैज बीन गॉन डाउन टू 17% इन मार्च। और सर एक दूसरा सवाल और है कि नेवी को लेकर के है कि कल जो 2 शिप आए उन्हें नेवी एस्कॉर्ट कर रही थी। तो इफ यू कैन एलैबोरेट कि व्हाट आर द थ्रेट एक्टर्स यू आर सीइंग देयर इन द ओशन फॉर दैट नेवी इज एस्कॉर्टिंग दीज शिप्स। I'm Shikha from NewsX and Sunday Guardian. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, there are a lot of reports from across different states, including UP and Bihar, that the OMCs have started disconnecting connections of those customers who have not got their KYC done. How many such connections have been disconnected and under what conditions? If you can please share the data. Thank you. Come this side, 23. 20. Hi, ma'am. Hi, sir. So my question to you is, we saw the foreign minister speaking to his European counterparts. The top diplomat of European Union has said that there was conversation on the West Asia crisis. How much there has been a conversation on that? And so secondly, on the BRICS as well, India has been trying to bridge the gap. I know the conflicting parties are present. So how much there has been a progress in India able to bridge the gap between the Iranians and the Emiratis? Hi, ma'am. Danish, I'm from NDTV Profit. Ma'am, there are a couple of questions. As far as the panic booking is concerned, where is the trend majorly you're looking at, urban versus rural? And secondly, as far as industry is concerned, there's certain auto component makers and auto players that are very concerned with industrial gases not being supplied to them. Many of the units have been shut. So what sort of other option are you exploring at the moment? हाय सर, हाय मैम, दिस इज़ प्रशांत फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार। मैम, जो हमारी गैस है उसका हम बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो गल्फ़ कंट्री से लेते हैं या कहें वहाँ से लेते हैं जहाँ अभी मिलिट्री एस्केलेशन चल रहा है। तो क्या हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो हमारा वो
गैस का हिस्सा है वो हम कहीं और शिफ्ट करें या बावजूद इसके कि वहाँ मिलिट्री एस्केलेशन है हम वहीं से लेना जारी रखेंगे? इसके लिए क्या प्लानिंग है आगे की? सुजाता जी? Yeah. So, first reduction in LPG consumption, but natural, क्योंकि हमारे domestic तो हम दे रहे हैं, but commercial we have cut down. So domestic supply को ensure करने के लिए commercial और bulk supplies of LPG have been curtailed, and that's the reason for reduction. That's number one. Regarding KYC, see KYC करने के लिए हमने आज कहा है, ऐसा नहीं है. This has been going on since a very long time. One. Number two, no connection has been disconnected because of the for the want of eKYC. इसमें जो important बात है, जो bookings are not stopped because the eKYC has not been done. कोई बुकिंग eKYC ना होने के कारण स्टॉप नहीं हुई है, लेकिन PMUY कंज्यूमर्स को 8वें और 9वें रिफिल पर अगर वो सब्सिडी चाहते हैं तो उनको हर साल eKYC करना ज़रूरी है. So that's the rule position. I hope it is clear. Regarding auto LPG, for automobile sector, I have already told you that government has prioritized the supplies to the domestic sector and diversification. देखिए, जब हम क्रूड के लिए हमने देखा, पहले क्रूड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गल्फ से आता था, and then the government tried to do the diversification. Now it is going from almost more than 40 countries. The same situation is with the LPG, but LPG में most of the LPG is coming from the Gulf, and recently, just 2 or 3 months back itself, our OMCs have have started taking LPG from US. So government is putting all efforts to diversify the sources of LPG also. And regarding that urban rural, from where more panic booking is coming, I believe it is coming from all across the areas. There is nothing like rural or urban. Thank you. So Siddhant, coming to two of your questions. First on BRICS. Look, BRICS, we hold the presidency. BRICS works on the basis of consensus. As you know, in this particular ongoing conflict, there are several members of BRICS who are involved in it, and for that reason, it has been difficult to bridge the gap between the positions that countries have taken, but we continue to be engaged with all the stakeholders. On the other question of West Asia, developments in West Asia, how much of that has been a part of discussion? Yes, External Affairs Minister discussed pressing global challenges, including the ongoing conflict in West Asia, with his counterparts from Europe, whom he met on the sidelines of the Foreign Affairs Council meeting. Obviously, this is a conflict which is having an impact globally, and therefore it is important that when leaders meet, they discuss issues which have ramifications across the board. Energy security, the impact that this particular conflict is having on energy security was an important point of discussion. As also the foreign ministers reiterated, and we also underlined the point that dialogue and diplomacy is the way forward to bring this conflict to an end early. Thank you. Now third row, 272, 45, 142. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is to Sujata, ma'am. On the second day of the briefing, somebody asked you, ma'am, this side, ma'am. This is Parvinder Sandhu from UNI. Ma'am, on the second day of the briefing, somebody asked you about the amount of crude oil that has been imported from Russia ever since US gave us the permission to do so. You said you'll get back to us on that, and we are still waiting for that. Second question is to Mr. Sinha. Sir, yesterday, Chris Wright had mentioned that, 5 vessels from India have been given the permission to cross the Strait of Hormuz.
Out of that, 3 have already crossed. So are there any other vessels that are passing through? And to Jaiswal, sir, about the role of Indian Navy, sir. 2 warships have already been deployed for the providing a safe passage, bringing them back, escorting them back. Are we going to deploy any more warships or Indian vessels, Indian Navy's vessels in the area? Hello, sir. Hello, ma'am. This is Pushpita from the New Indian Express. Sujata, ma'am, I would like to ask because today there is report that despite PNG meter connection, nearly 40% of customers can't access the piped gas because for the last mile connection, a lot of the companies made the connections, but they did not do the due diligence. So despite having the connections, they are not having the access. So how this can be tackled? And for Rajesh, so I think yesterday the Freighters Association have written to the government because global shipping lines are imposing very high war risk surcharges. In certain cases, they have got doubled or 2.5x. So how do you plan to help the freighters and the exporters because they are seeking government intervention for the same? Thank you. 142. Hello, ma'am. This is Arunima from Money Control. Since you mentioned that India has started diversifying LPG and LNG from alternative sources, can you give us a quantum or how many cargoes that we have received from the West since the conflict has started and the number of cargoes or in million tons, whatever? We'll take 184 also in the third row. Here, just. Good afternoon, this is Sanjay. Ma'am, question to Sujata ji. We would like to have the breakup of the oil marketing companies on the normal day before the crisis. How many cylinders are booked through the IVR and how many cylinders were being booked through online? And what's the status with Indian Oil, Bharat Petroleum as of earlier days and now? And so another question to Mr. Jaiswal. Are we planning to get our Indian citizens or citizens of origins of India, by flights where the government will be bearing the cost? Other countries like US and all are sending in flights, sir. We can take 189 also, I think, the first. मैं अखिलेश सुमन हूँ दूरदर्शन न्यूज़ से। रणधीर जायसवाल जी से मेरा सवाल है कि ईरान से क्या और कोई बात हुई है कि हमारे जो 22 जहाज उधर फंसे हुए हैं अभी भी हार्मुज के स्ट्रेट में, तो वो और छोड़ें, आने दें? और क्या ईरान ने कोई मानवीय सहायता की मांग की है हमसे और हमने उस पर कोई आश्वासन दिया है? सुजाता। So, regarding the amount of crude, I will like to say on the same day, without going into the figures, I have said that because of the diversification of the sources, we are getting more crude. Almost 70% of our imports are coming from different sources. So other than that, going to details will be difficult. Regarding PNG connections, yes, there are certain difficulties, and precisely for those difficulties, different steps have been taken. There can be many reasons for this. There can be a reluctance on the part of consumer, and there can also be a structural constraint to get a connection. दोनों ही चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक तरफ कंपनीज इंसेंटिवाइज कर रही हैं कंज्यूमर्स को सो दैट दे कम फॉरवर्ड, और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए सीजीडीज को प्रमोट किया जा रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी गई हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी परमिशंस उनके लेवल पर पेंडिंग है वो तुरंत उसको दें ताकि काम आगे बढ़े। रिगार्डिंग cargoes from the west, I don't have this data. I mean, and also this is very sensitive data. It's a commercial data for them. So who has bought how many cargoes from whom and when, I think it is very difficult to share. Regarding IVRS, we have the information. BPCL is doing much better than the others. Yesterday, I have the data of yesterday, not on the 5th. For example, BPCL has received only 16,900, refills, which were not the digital.
And this data is on higher side, maybe around 50 to 60,000 for HPC and BPC, IOC, because it is double in the size, so you can it can be around 1 lakh or so. So the manual bookings, because of the information that is going through all the people, through all of you, is showing the result. And yesterday, almost 90% of the bookings were digital. Thank you. Shipping. आपने किसी एक आर्टिकल की बात की, मैंने नहीं पढ़ा है। ऑलराइट, मेरे पास जैसी जानकारी होगी कितनी शिप जा रहे हैं इधर से उधर या उधर से इधर, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम का जो विषय है, ये मैंने कल भी यहाँ बताया था। कल हमने सारी जो पोर्ट्स हैं, शिपिंग लाइंस हैं और एक्सपोर्टर्स ग्रुप्स हैं या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ, फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ, शिपिंग के जो एसोसिएशन या ग्रुप्स, उनके साथ इंटरेक्शन किया था इसके विषय में, और डीजी शिपिंग भी थे जो रेगुलेटर है। और ये पॉइंट आपने जो बोला, रिस्क का, वॉर रिस्क का जो प्रीमियम है उसकी और शिपिंग लाइंस की चार्जेस के विषय में एक ग्रुप ने या एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न उठाया था। उनको मैंने निवेदन किया था कि आप इसको स्पेसिफिक लिख करके या हमको मेल कर दें, स्पेसिफिक बता दें, विच प्लेस, विच बॉडी इज डूइंग व्हाट, स्पेसिफिक बता दें, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। हम कोशिश करेंगे आज उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हम इसको टेकअप करेंगे। हम जो भी संस्था होगी उसके साथ इसको टेकअप करेंगे इशू को। अखिलेश जी, पहला सवाल आपका। देखिए, ईरान से और अन्य देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसा कि हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने बताया, कई एक जहाज़ हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में के इलाके में अभी भी वहाँ पर स्थगित हैं। तो ये हमारा इरादा है कि ईरान के साथ और अन्य देशों के साथ बात करके उन जहाज़ों को देश सुरक्षित लाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इस पर बातचीत चल रही है। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात आपने कही, ईरान के साथ कई एक मुद्दे पर हमारी बातचीत चल रही है। We had a question about repatriation evacuation flights. See, commercial flights are available from several destinations in the Gulf GCC countries, so the question of repatriation or evacuation flight does not rise. Those options are available. Those options are available. Sorry? But the airspace in Iran is closed, no? So people have been traveling by road to Azerbaijan, to Armenia, and from there we are helping, the embassy is helping them with land crossing, with immigration and visa facilitation. As I told you this today, 130 people, the pilgrims who were stuck in Iran, they crossed over into Armenia and they are returning today to Delhi. On the question of Indian Navy ships, Indian Navy has been present in the Arabian Sea area, in that area for quite some time now. They are into anti-piracy operations. They have also been supporting several of our initiatives. On your particular question, I don't have an update. You will have to reach out to Ministry of Defense for that, or I will come back to you on this particular matter. Thank you. We'll take a last set of questions. 47, 209, 228, 256, 25 and 194. मेरा नाम मानव है, मैं रिपब्लिक से हूँ। सुजाता मैम से मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे दो जो एलपीजी टैंकर्स आए हैं, नंदा देवी एंड शिवालिक, उनकी जो जितनी तादाद में वो गैस लेके आ रहे हैं वो उतना कंजप्शन हमारे एक दिन का है, 89,000 समथिंग जो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो कल के लिए हमारे पास गैस है, कितना स्टॉक हमारे पास है? क्योंकि जो जानकारी शिपिंग ने हमको दी कि कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि हमारे शिप्स कब आएंगे। हमारी बातचीत जरूर ईरान से चल रही है, तो हमारी तैयारी एलपीजी को लेकर क्या है? क्योंकि हमारे पास जो गैस अभी आई है वो सिर्फ एक दिन के कंजप्शन के बराबर है। मैम, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मैम, मेरा सवाल एलपीजी सिलेंडर को लेकर है। आपने कल भी जानकारी दी थी, आज भी जानकारी दी, कई राज्यों में रेड भी पड़े जो होर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन खासतौर से महानगरों, दिल्ली एनसीआर एरिया में, नोएडा में मैंने कई मामले ऐसे देखे हैं आज मॉर्निंग ही कि जो आपके आउटलेट्स हैं या जो एजेंसीज हैं
उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कैन यू बिलीव कि 5 किलो सीएनजी एक सिलेंडर में 3,000 रुपए की, जो लोअर क्लास है उस तबके को जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस तरह की स्थिति है। तो जो आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी जो है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि जो महानगर के इलाके हैं या एनसीआर के इलाके हैं, इसमें खासतौर से लोअर क्लास का जो तबका है उसको इस तरह की दिक्कत ना हो? और दूसरा सवाल मेरा विदेश मंत्रालय से है, रणधीर जायसवाल जी से। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात हैं रणधीर जी, तो भारत खासतौर से इंटरनेशनल बॉडी हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इनकी भूमिका किस तरह से देखता है? क्या भारत इनका इस्तेमाल इस टेंशन को, इस क्राइसिस को रोकने में कर रहा है, या भारत भी ये मान रहा है कि यूएन जैसी बॉडी अब यूजलेस हो चुकी है? थैंक यू। Sir, Prakash Pridashi from ET Now. So how many LPG consignments have you received so far from all sources since the war began? Hello, Rituraj here from Mint. My first question is for Rajesh ji. Can you give an update in terms of the quantum that's there in terms of LPG, crude and LNG among the stranded ships? You have given us numbers in terms of the vessels, but the quantum that's there. And another question for Sujata ji. In this current LPG shortage scenario, has there been a drawdown from the 2 LPG caverns that India has? Hello everyone, this is Rishi Kala from the Hindu Business Line. I have a question for Mr. Sinha. Sir, taking off from where Rituraj has said, if we can know the tonnage, could we know if all the 6 LPGs, if all the 6 are VLGCs, what is the tonnage of LNG, and for the crude carriers, whether they are a Suezmax or a VLCC? For Ms. Sharma, ma'am, yesterday you had said that from 5th of March, LPG production per day on an average has grown by 36%. Can we know today's progress? And second, at what percentage should this production reach so that the government will feel comfortable, at least to provide LPG to the domestic consumers? Thank you. Hi, I'm Dhruvak from Business Standard. My question is for Sinha, sir. Sir, two major factors, following on from the question that I'd also asked yesterday, two major factors that have come up in the cost, shipping cost, which has been brought up by people, is one is the freight cost itself, second is insurance. So my two questions in regard to that is, a lot of conversation has been happening on providing relief to exporters, and just wanted to understand what sort of discussions have happened in terms of providing reliefs to exporters in terms of freight and insurance costs, because those are two big costs that are coming up. Have you been in conversations with the Commerce Ministry on these reliefs that the Commerce Secretary talked about yesterday? Second also is a question, sir, on when the last time the crisis had happened in West Asia and there were issues about insurance coverage, India had mooted a P&I club of its own. And there were plans to float its own maritime insurer. So just wanted to understand where are we on that, and is what do we foresee in terms of relief in insurance costs for exporters? We can take that last question, 79 also. Sujata ji, this is Aditi Tandon from the Tribune. I wanted to know, the government had appealed 2 days ago to people who have both connections, LPG and PNG, to surrender their LPG cylinders. What is the number of such consumers who have heeded your appeal? One is that. Secondly, ma'am, is it possible for you to share with us the rate of coverage of households using, cooking gas through PNG? Because there's this appeal to shift to PNG, but what is the coverage? Do we have a state-wise data? For instance, in a lot of northern states, we don't have PNG supply, even in cities like Chandigarh, which are, pretty developed, even in suburbs like Mohali, which are pretty developed. And these two questions, if you could answer. And one last question is, there are a lot of complaints that the 25-day period which you've given for a refill, when people are following that, even then there is a delay of around 8 to 9 days for delivery of cylinders. Where should such consumers go to complain? We can start with Sujata.
First, regarding the CNG 5 kg CNG issue, where the price issue was raised, I'm sure, I mean, the consumer can definitely approach the district level monitoring committee, and they will look into that. Regarding the other thing was the refinery production, the issue was raised, I mean, the query. Today, as on today, the refinery production has increased to domestic LPG production in the refinery has increased by 38%. How much it can be increased is a very difficult question to answer, because every refinery is having a configuration. And based on that refinery, the amount of different products are produced or distilled. For example, LPG, kerosene, diesel, petrol, ATF, etc. So now the question is now how we are increasing it now. So we are increasing, if you would have read the order, it is by diverting some of the molecules into the LPG pool, and that is adding on to the LPG supplies. So that's the answer of this question. Regarding PNG coverage, see, PNG, there is the government wants to increase the use of gas. Presently it is 6.5 or 6% to almost double. Now the efforts are going on into this direction, and there are consumers, and in fact, till very recently, entire India has been covered by PNGRB, and the geographical areas have been allocated for the different CGD entities, and the work is going on. So this is regarding surrender. So urban areas में जहाँ पर आपको PNG connection है, definitely all these people had the LPG connection. Most of these, if not all, at least many of these areas which are covered in the PNG were having the LPG connection earlier. So the appeal has been made to these people to surrender the LPG connection if they are already having the PNG connection. So preparation, I already said 38% domestic production has increased, and demand and supply side managements both are attempted by the government, along with the diversification and attempt to offer different sources, different fuel options to all the people. LPG cavern, we don't monitor that because these caverns are of a particular company and they are on their day-to-day operations. Thank you. बराबर में है, तो हम क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोई शिप आने की हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हम कितने दिन का स्टॉक हमारे पास है, हम डाइवर्सिफिकेशन करके एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई एक अमाउंट हमारे पास होगा, कोई स्टॉक हमारे पास होगा, क्योंकि डेली कंजप्शन के बराबर हमारे शिप लेके आ रहे हैं, क्योंकि कल को परिस्थिति कैसी होगी। I will try to bring your focus to the facts. And the more important issue is the supplies that we are making in the country. I have told you the figures, and in the past few days we have not cut down anywhere in terms of the domestic supplies. Commercial पे हमने cut किया है, लेकिन domestic supplies are continued, and we will continue making that. Thank you. The shipping. I think this has been answered. जो प्रश्न है नंबर से क्वांटिटी तक जाने का, नंबर मैंने कल भी बताया था, क्वांटिटी मेरे पास एक रफ फिगर है, मैं आपको यदि कल करेक्ट फिगर दे सकता हूँ। रफली मेरे पास जो फिगर है कि एक एलपीजी कैरियर में अबाउट 45,000 मेट्रिक टन्स एलपीजी कैरी करता है वो, तो लगभग 3 लाख मेट्रिक टन एलपीजी होना चाहिए। और एलएनजी और क्रूड का मेरे पास फिगर नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। और
फ्रेट इंश्योरेंस पे जो आपने बोला कि कोई अदर स्कीम बनी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, उसके विषय में भी अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। हमने अपने लेवल पे इंटरेक्शन किया है फॉर इंश्योरेंस, बेसिकली अबाउट द एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम विच इज करेंटली द इशू विद द some of the shipping lines are raising this issue. So I have asked for कि आप इसको specific मुझको दीजिए, बिल्कुल specific. Same issue was not raised by shipping corporation when we were doing the transit of these two ships. The same issue was not with them. But later on probably some of the shipping lines have faced this. So जैसे वो बताएंगे इसको हम take up करेंगे. इसमें मैंने 2 दिन पहले भी शायद बताया था, डीजी शिपिंग ने शिपिंग चार्जेस को लेके या कोई भी एडिशनल लेवी है उसके विषय में एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, कोई एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं करेंगे। वो तो उनकी एडवाइजरी में ही उन्होंने लिखा हुआ है। थैंक यू। तीसरा जो पीएनआई क्लब के विषय में आपने कहा, इट्स वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, यू आर मेकिंग वेरी राइट पॉइंट अबाउट पीएनआई क्लब। ये डिस्कशन पहले भी काफ़ी इस पर प्रगति हुई है इस पर, और रिसेंटली भी हमने 2-3 दिन पहले भी इसको दोबारा टेकअप किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। एक स्टडी भी हमने इस पे कराई है, स्टडी पार्टली हो गई है, इसकी स्टडी की रिपोर्ट भी शुड बी विद अस वेरी सून। उसके बेसिस पे हम इस पे मूव करेंगे और इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा हमारे लिए आने वाले समय के लिए। 1 second, लेट्स वेट फॉर दैट रिपोर्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। Can we answer the questions once? प्रकाश जी, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, संघर्ष के शुरुआत से ही हम ये कह रहे हैं कि हमको, और ये भारत का पक्ष रहा है कि संवाद का रास्ता तय किया जाए, राजनयिक माध्यम का रास्ता तय किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये संघर्ष को विराम पे लाया जाए। हम लोगों ने ये भी कहा है कि हम सभी देशों से ये हमारी आह्वान है कि संयम बरतें और संघर्ष को आगे बढ़ने से रोका जाए। जहाँ तक आपने संयुक्त राष्ट्र की बात की, वहाँ के सुधार की बात की, आपको पता है कि पिछले कई एक दशकों में ये हमारा पक्ष रहा है भारत का कि जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र का सुधार हो, और ऐसे मौके पर जब हम सुधार की बात करते हैं तो उसमें एक नया मायना आ जाता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि इसको जितना जल्दी करें उतना जल्दी बेहतर होगा संयुक्त राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑफिसर्स फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू ऑल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ UNI और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद
मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।